कोशिका के अध्ययन को कोशिका जीव विज्ञान, कोशिकीय जीव विज्ञान या कोशिका विज्ञान कहा जाता है। शब्द साइटोलॉजी हार्टविग द्वारा दिया गया था। शब्द साइटोजेनेटिक्स H.J. म्यूलर द्वारा दिया गया था। कोशिका विज्ञान के पिता रॉबर्ट हुक हैं। वो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। कार्ल पी. श्वासन को आधुनिक साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। वह सेल बुक के लेखक हैं। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक A.K. शर्मा है। सेल की खोज कैसे हुई? सेल को पहली बार 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा और नाम दिया गया था। उन्होंने टिप्पणी की, यह सेलुला या छोटे कमरों के समान अजीब लग रहा था। इस प्रकार का नाम व्युत्पन्न हुआ। हालांकि जो वास्तव में हुक ने देखा कि वह पौधे की कोशिका की मृत कोशिका की दीवारें थीं। इन कोशिका का हुक का विवरण मायोग्राफिया में प्रकाशित किया गया था। हुक द्वारा देखी गई कोशिका की दीवारें ने अधिकांश जीवित कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक और अन्य कोशिकाओं का कोई संकेत नहीं दिया। एंटनी वैन लेeuwenhoek अपने माइक्रोस्कोप के तहत जीवित कोशिका को नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसे उन्होंने अपने प्रारंभिक माइक्रोस्कोप के माध्यम से एनिमैलिकुलस जीवाणु कहा। उन्होंने स्पर्म, आरबीसी और प्रोटोजोआ को भी खोज की। ये सूक्ष्म विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सेल सिद्धांत के 3 सिद्धांतों को पोस्ट किया गया था। सभी जीवित जीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है। सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। सेल सिद्धांत विकसित करने का श्रेय आमतौर पर 2 वैज्ञानिकों को दिया जाता है, थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब्स स्लेडन। 1855 में 34 वर्षों की आयु में उन्होंने अपनी अब तक की प्रसिद्ध रचना ओमेसिस सेलुला ई सेलुला प्रत्येक कोशिका दूसरे सेल से उपजी है प्रकाशित की है। लुई पास्चर जर्म रोगाणु सिद्धांत, रेबीज वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन और एंथ्रेक्स वैक्सीन। पाश्चुरीकरण जीवाणु विज्ञान के पिता, रॉबर्ट कोच आधुनिक जीव विज्ञान के पिता। सेल डेथ कोशिका मृत्यु, कार्यक्रमबद्ध कोशिका मृत्यु एक है नेक्रोसिस। कार्यक्रमबद्ध कोशिका मृत्यु का कोशिका आत्महत्या आल्सो कॉल्ड सेल सुसाइड। इधर नेक्रोसिस का डेथ ऑफ सेल्स टिश्यू थ्रू डिसेस और इंजरी, रोग या चोट के कारण कोशिका उत्तक की मृत्यु। आनुवंशिक कोशिका मृत्यु, मृकापरिणाम मृत्यु, ऑटोग्राफी, बुराना, क्षतिग्रस्त तथा असामान्य कोशिका का टूटना। कोशिका सेल कोशिका जीवन की संरचना तथा कार्यात्मक इकाई है। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य एक कोशिका का जीवित हिस्सा है जो एक प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। वर्ष 1835 में डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की तथा उसे सारोकोड नाम दिया। पुरकिंजे ने 1839 ने प्रोटोप्लाज्म शब्द का नामकरण किया। थॉमस हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बताया। सभी जैविक क्रियाएं इसकी द्रव के अंदर होती है। इसका 80% भाग जल से बना होता है। जीव द्रव के घटक, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। जीव द्रव में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। जीव द्रव में वसा किस रूप में संग्रहित होती है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म एक घोल है जो प्रत्येक कोशिका को भरता है और कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। यह मुख्य रूप से पानी, लवण और प्रोटीन से बना है। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव कोशिका के अंदर और केंद्रक के बाहर के सभी सामग्री को शामिल करता है। यूकेरियोटिक कोशिका के सभी कोशिकांग जैसे कि केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में स्थित है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में साइटोप्लाज्म की खोज की। यह नाम 1874 में रुडोल्फ वॉन कोलिकर द्वारा दिया गया था। कोशिकांग एक विशेष प्रकार की कोशिका के अंदर मौजूद एक विशेष इकाई है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। कोशिकांग विभिन्न तरह के होते हैं, जिसमें से कोशिका कला, केंद्रक तथा कोशिका द्रव सभी में पाए जाते हैं। कुछ विशेष होते हैं जिसे लवक तथा कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका अंगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात झिल्ली के बिना। राइबोसोम जैसे कुछ कोशिका अंग किसी झिल्ली से बंधे नहीं होते, वे प्रोकैरियोटिक के साथ साथ यूकेरियोटिक जीवों में भी मौजूद हैं। एकल झिल्ली बाइंड
कुछ ऑर्गेनल एकल झिल्ली से बंधे होते हैं, उदाहरण के लिए रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि। वे केवल एक यूकेरियोटिक कोशिका में मौजूद हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक जैसे सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। वे केवल एक यूकेरियोटिक सेल में मौजूद हैं। नोट: 3 कोशिकाओं केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। सेल वॉल कोशिका भित्ति। एक कोशिका भित्ति एक संरचनात्मक परत होती है जो कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ प्रकार की कोशिका के आसपास होती है। यह कठिन, लचीला और कभी-कभी कठोर हो सकता है। ये दोनों संरचनात्मक समर्थन और संरक्षण के साथ एक छानने तंत्र के रूप में कार्य करता है। कोशिका भित्ति अधिकांश बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और यूकेरियोटिक में मौजूद है, जिनमें पौधे शामिल हैं लेकिन जानवर में अनुपस्थित हैं। रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था। संरचना: पौधों की कोशिका में सेलुलोज, कवक कोशिकाओं में काइटिन, जीवाणु कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकॉन। कोशिका भित्ति के कार्य: यह लचीला है लेकिन कोशिका को ताकत प्रदान करता है जो शारीरिक क्षति के खिलाफ कोशिका की रक्षा करने में मदद करता है। यह कोशिका को अपना आकार भी देता है और जीव को एक निश्चित आकार बनाए रखने की अनुमति देता है। कोशिका भित्ति रोगाणुओं से भी सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जैसे बैक्टीरिया जो कोशिका पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिका भित्ति की संरचना कई छोटे अणुओं को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति देती है, लेकिन बड़े अणु नहीं जो कोशिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोशिका झिल्ली: एक प्लाज्मा झिल्ली कोशिका कला, प्लाज्मा, लेम्मा, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है, जहाँ संरचना तरलता, बाहरी वातावरण और कोशिका के विकास के विभिन्न चरणों के आधार पर उतार चढ़ाव कर सकती है। संरचनात्मक रूप में इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ एक फॉस्फोलिपिड बाइलर होता है, एम्बेडेड प्रोटीन और परिधीय प्रोटीन जो आकार प्रदान करने और कोशिका के अंदर और बाहर कणों को आवाजाही की अनुमति देते हैं। कोशिका झिल्ली में मौजूद सबसे प्रचुर लिपिड एक फॉस्फोलिपिड है, जिसमें 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पूंछ से जुड़ी एक ध्रुवीय शीर्ष समूह होता है। फ्लूइड लोसिस मॉडल का प्रस्ताव 1972 में सिंगर तथा निकोसियन द्वारा दिया गया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को घटकों के मोज़ेक के रूप में वर्णित करता है। फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो एक झिल्ली को एक द्रव चरित्र देता है। प्लाज्मा झिल्ली की मोटाई में 5 से 10 मीटर ऊर्ध्वतक होती है। फंक्शन कार्य: कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करता है जो कोशिका और उसके घटकों को बाहरी वातावरण से घेरते हुए कोशिका के आकार की सुविधा प्रदान करता है। यह एक अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। क्या कोशिका के अंदर आना है तथा बाहर जाना है, इस बात पर नियंत्रण करता है। यह सभी कार्यों के लिए अंदर और बाहर के संकेतों को उत्पन्न और वितरित करता है। यह ऊतक निर्माण और कोशिका संलयन के दौरान आवश्यक कोशिका के बीच बातचीत की अनुमति देता है। सूत्रकनिकाएं: माइटोकॉन्ड्रियन झिल्ली बाउंड ऑर्गेनेल लगभग सभी यूकेरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिसका प्राथमिक कार्य एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर आकार में अंडाकार और आकार में 0 से 5 से 10 माइक्रोन तक गोल होते हैं। ऊर्जा के उत्पादन के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका संकेतन गतिविधियों के लिए कैल्शियम को संग्रहित करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और कोशिका विकास और मौत की मध्यस्थता करते हैं। प्रति कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या व्यापक रूप से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मनुष्य में एंथ्रोसाइट्स लाल रक्त कोशिका में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जबकि यकृत कोशिका और मांसपेशियों की कोशिका में सैकड़ों या हजारों भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के लिए जाना जाने वाला एकमात्र यूकेरियोटिक जीव ऑक्सीमोनोड मोनोसेकोमोनोइड्स प्रजाति है। माइटोकॉन्ड्रिया अन्य कोशिका के विपरीत हैं, जिसमें उनके 2 अलग-अलग झिल्ली और एक अद्वितीय जीनोम mtDNA है और बाइनरी विखंडन द्वारा पुनः पेश करते हैं। इन विशेषताओं से संकेत मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक एकल कोशिका वाले जीव के साथ एक विकासवादी अतीत को साझा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए जिम्मेदार है। इसे कोशिका का रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP के रूप में जारी किया जाता है। यह कोशिका की ऊर्जा मृदा है। प्रथम उद्भिद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। बाद में 1886 में रिचर्ड ऑल्टमैन द्वारा बायोब्लास्ट्स गाढ़ा किया।
1898 में कार्ल बेडा द्वारा ऑर्गेनेल का नाम बदलकर माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया। न्यूक्लियस केंद्रक। कोशिका केंद्रक एक झिल्ली बाध्य संरचना है जिसमें कोशिका की वंशानुगत जानकारी होती है और यह कोशिका के विकास और प्रजनन को नियंत्रित करती है। यह एक यूकेरियोटिक कोशिका कमांड सेंटर है और कोशिका के आयतन का लगभग 10% के हिसाब से कोशिका अकाउंटिंग में सबसे प्रमुख कोशिकांग है। सामान्य तौर पर एक यूकेरियोटिक कोशिका में केवल एक केंद्रक होता है, हालांकि कुछ यूकेरियोटिक कोशिकाएं अकेंद्रक कोशिकाएं होती है केंद्रक के बिना। उदाहरण के लिए लाल रक्त कोशिका आरबीसी, जबकि कुछ बहुकेंद्रित दो अधिक केंद्रक होते हैं। उदाहरण के लिए सीलम मोल्ड्स। केंद्रक के केंद्रक झिल्ली द्वारा कोशिका या साइटोप्लाज्म के बाकी हिस्सों से अलग अलग किया जाता है। चूंकि केंद्रक जीन और जीन अभिव्यक्ति की अखंडता को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे सेल का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मेंबर्स। केंद्रक कला, केंद्रक रस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन थ्रेड्स। केंद्रक न्यूक्लियस सर्वप्रथम खोजे जाने वाले कोशिकाओं केंद्रक था। केंद्रक की खोज 1831 में स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक के अध्ययन को कियोलॉजी के रूप में जाना जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर पाई जाने वाली झिल्लियों का एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। इस कोशिका अंतःकंकाल भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज 1945 में कीथ पोटर, अल्बर्ट क्लाउड और एर्नेस्ट फुलम ने की थी। दो अलग अलग प्रकार, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य आईआर परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक दूसरे का अंग तक परिवहन या लिपिड, ग्लाइकोजन और प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अन्य स्टेरॉयड की तरह वे सेलुलर प्रतिक्रिया के लिए एक विस्तृत क्षेत्र प्रदान करते हैं। यह एक इंट्रासेल्युलर सहायक ढांचे के रूप में कार्य करता है जो कोशिका के आकार को भी बनाए रखता है। यह प्लाज्मोस्टेमाटा के निर्माण में मदद करता है। प्लास्टिड लवक। लवक की खोज और नाम अर्नस्ट हैक्ले द्वारा किया गया था, लेकिन एएफडब्ल्यू सिस्पर ने सबसे पहले एक स्पष्ट भाषा प्रदान किया। लवक स्वपोषी यूकेरियोटिक की कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के निर्माण और भंडारण का स्थल है। लवक के प्रकार: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। हरित लवक एक प्रकार का प्लास्टिड है। ये गोल, अंडाकार या डिस्क के आकार की संरचना जो खाद्य पदार्थों के संश्लेषण और भंडारण में कार्यरत होता है। क्लोरोप्लास्ट अन्य प्रकार के प्लास्टिड के उनके हरे रंग के कारण अलग अलग होते हैं, जिसका कारण दो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की उपस्थिति होती है। उन पिगमेंट का कार्य एक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट सभी हरे उत्तकों में होते हैं, हालांकि वे विशेष रूप से पत्ती मेसोफिल के पेरेन्काइमा कोशिका में केंद्रित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मोटे तौर पर 1-2 माइक्रोन मोटे और 5-7 माइक्रोन व्यास के होते हैं। वह एक क्लोरोप्लास्ट आवरण में संलग्न होते हैं, जिससे बाहरी और आंतरिक परतों के बीच एक दोहरी झिल्ली होती है। इसके बीच एक अंतर होता है जिसे इंटरमेम्ब्रेन का स्पेस कहा जाता है। अधिकांश उच्च पौधों में थाइलाकोटस को ग्रेनम नामक तंग ढेर में व्यवस्थित किया जाता है। ग्रेना स्ट्रोमल लेमेला द्वारा जुड़ा हुआ है। थाइलाकोइड झिल्ली एक केंद्रकीय झिल्ली क्षेत्र को घेरता है, जिसे थायराइड लुमेन में एक रूप में जाना जाता है। आंतरिक झिल्ली और थाइलाकोइड झिल्ली के बीच एक स्थान स्ट्रोमा से भरा होता है। मैट्रिक्स, जिसमें भंग, एंजाइम, स्टार्च, ग्रेन्यूल और क्लोरोप्लास्ट जीनोम की प्रतियां होती है। क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक। पर्ण हरित वर्णी लवक में रूपांतरित हो जाते हैं। वर्णी लवक में कैरोटीनॉइड वर्णक होता है जो पत्तियों और फलों को रंग प्रदान करता है। इसके अलग रंग का मुख्य कारण परागणकर्ताओं को आकर्षित करता है। ल्यूकोप्लास्ट। वर्णिक लवक। ये बिना रंजक के कोशिकांग है जिसमें कोई रंग नहीं होता है। ल्यूकोप्लास्ट आमतौर पर जड़ों की तरह पौधे की अधिकांश गैर प्रकाश संश्लेषण भागों में पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट प्लास्टिड होते हैं जो आंतरिक झिल्ली डिब्बों में भीतर स्टार्च का उत्पादन और भंडारण करते हैं। वे आमतौर पर वनस्पति पौधों के उत्तकों जैसे कंद, आलू और बल्ब में पाए जाते हैं।
प्रोटीन प्लास्ट प्रोटीन के संग्रहित करने में मदद करता है जो एक पौधे की ज़रूरत होती है और आमतौर पर बीज में पाई जाती है। इलियोप्लास्ट पादप की ज़रूरत के हिसाब से वसा तथा तेल का भंडारण करता है। गोल्गी बॉडी। गोल्गी उपकरण गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अंग है। इसका खोज 1898 में इटली के चिकित्सक कैमिलो गोल्गी ने की थी। वे कोशिका के साइटोसोल में मौजूद झिल्ली बांध अंगक होते हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। फंक्शन कार्य। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन को पैकेजिंग और स्राव है और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन प्राप्त करता है। यह इसे झिल्ली बुध पुटिकाओं में संकुलित करता है जो फिर विभिन्न गंतव्यों जैसे कि लाइसोसोम प्लाज्मा झिल्ली या स्राव में लाया जाता है। वे लिपिड के परिवहन और लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन संशोधन और एंजाइमी प्रसंस्करण गोल्गी निकायों में झिल्ली की सतह के पास होता है। उदाहरण फास्फोरिलीकरण ग्लाइकोलिकेशन आदि। राइबोसोम यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल। झिल्ली का अभाव। सबसे छोटा एक रिबोसोम आरएनए और प्रोटीन दोनों से बना एक अंतरकोशिकीय संरचना है और यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट है। कोशिका के प्रोटीन कारखानों के रूप में भी जाना जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में मुक्त कणों के रूप में और यूकेरियोटिक कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े कणों के रूप में होता है। राइबोसोम की खोज। राइबोसोम की खोज रॉबिन्स और ब्राउन 1953 द्वारा पादप कोशिकाओं में, पेलेट द्वारा पशु कोशिकाओं में की गई थी। पलाडे 1955 में राइबोसोम शब्द गढ़ा। फंक्शन कार्य इसका यह प्रोटीन बनने के लिए अमीनो एसिड को इकट्ठा करता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं। साइटोप्लाज्म में संश्लेषित प्रोटीन का उपयोग साइटोप्लाज्म में ही किया जाता है। बाध्य राइबोसोम द्वारा संश्लेषित प्रोटीन को कोशिका के बाहर लाया जाता है। स्वेडबर्ग इकाइयाँ। सभी प्रोकैरियोटिक में 70S जहाँ S स्वेडबर्ग इकाई राइबोसोम होते हैं जबकि यूकेरियोटिक में उनके साइटोसोल में बड़े 80S राइबोसोम होते हैं। लाइसोसोम लगभग सभी प्रकार की यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यह माइक्रोमोलेक्यूल्स पुराने सेल भागों और सूक्ष्मजीवों के पहचान